यह दुनिया बड़ी अजीब है। कहाँ कहाँ के लोग आकर मिलते हैं, मिलकर बिछड़ जाते हैं। फिर कोई किसी को याद करता है तो कोई भुला देता है। मिलने बिछड़ने और फिर मिलने की आस, उम्मीद पर आदमी जी रहे हैं, जीते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। कुछ आदमी तत्काल मिलते हैं, सिर्फ कुछ पलों के लिए, फिर भी हमेशा यादों में बस जाते हैं। किनके साथ अरसा गुजारने के बावजूद भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में ऐसे कम आदमी मिलते हैं जिनमें मानवता के मूल्य भरपूर होते हैं और वे खुद अनमोल मोती, उन्हें भुलाना नामुमकिन है। सिंध की रवायती मेहमान नवाजी पाकर कितने ही बाहर के मुल्कों के लोग यहाँ आते हैं और सम्मान पाकर लौटते हैं। ऐसा ही एक जोड़ा सारा और खजर इंग्लैंड से यहाँ आया हुआ था। वो लंदन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत आया हुआ था। सलीम ने यथारीति उनकी खूब खातिरदारी की थी। बहुत कम उम्मीद के बावजूद भी सलीम को दूसरे साल स्कॉलरशिप मिली और उसका दाखिला लंदन यूनिवर्सिटी में ही हो गया। लंदन यूनिवर्सिटी में कनाट हॉल में पहुंचते ही उसने सारा और खजर को विंडसर में, जहां वे रहते थे, फोन किया। जाने क्यों सलीम को यह महसूस हुआ कि खजर के मुकाबले में सारा को ज़्यादा खुशी हुई थी। एक अंग्रेज स्त्री सारा, जिसने पाकिस्तान के एक नौजवान खजर से शादी की थी, सिंध घूम कर गई थी। सिंधियों की उदारता से वाकिफ हो चुकी थी। सिंधियों की सादगी और सहृदयता से बहुत प्रभावित हुई थी। उसके भीतर शायद आतिथ्य सत्कार का जज्बा पैदा हो गया था। फोन पर ही सलीम ने ऐसे ही मनोभावों की खुशबू महसूस की। सारा और खजर को उसने बताया कि वह कनाट हॉल में ठहरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने लंदन आकर सलीम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। शुक्रवार के दिन विंडसर से खजर ने सलीम को फोन किया। यार सुनाओ, पहला हफ्ता कैसे गुजरा? सलीम ने जवाब दिया, अभी तो बेगानों की तरह घूम रहा हूँ, फकत यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश म्यूजियम ही देख पाया हूँ। ये तो बहुत कुछ हुआ। खैर, कल कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं? वीकेंड है, खजर ने पूछा। नहीं, कोई प्रोग्राम तो नहीं, सलीम ने कहा। अच्छा, तो फिर शाम को 6 बजे के करीब तुम्हारे पास आएंगे। कनाट हॉल वही है ना जो न्यू स्टॉक एक्सचेकर पर है और बगीचे में गांधी का पुतला लगा हुआ है? हाँ, बिल्कुल वही हॉल है। शायद देखा हुआ। हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, कल मिलते हैं, कहकर खजर ने बात समाप्त की। कनाट हॉल, जिसमें 100 शागिर्दों के रहने की गुंजाइश थी, उसकी तीसरी मंजिल पर सलीम को एक कमरा मिला था। पहले दिन कमरे में आया तो रात हो चुकी थी। थकावट के कारण जल्दी ही सो गया। सुबह जल्दी ही उसकी आंख खुली। पहले उसे सारा माहौल अजनबी लगा तो मन में सवाल उठा, सलीम कहाँ आ गए हो? याद आते ही, अरे पागल, भूल गए, लंदन पहुंच गए। सलीम उठा, कमरे की बंद खिड़की पर से लाल रेशमी पर्दा हटाकर खिड़की खोली तो सामने वाले बगीचे से ठंडी ठंडी बयार ने उसका स्वागत किया। बाग में खड़े बड़े बड़े मेपल के दरख्तों के पत्तों ने खड़खड़ करते हुए स्वागत में सुर मिलाया। फूल भी न जाने कितने रंगों के अलग अलग प्रकार के खिले थे। बगीचे के कोनों में प्रतिष्ठित जन के पुतले लगे हुए थे, पर एक पुतला बीच में भी लगा हुआ था, किसी आदमी का, पर उसकी ओर पीठ थी। फालतू मारे बैठे किसी शख्स का पुतला। सलीम ने सोचा महात्मा बुद्ध होगा, पर फिर उसे देखने की चाह मन में हलचल मचाती रही। सलीम ने जल्दी से स्नान किया, कपड़े बदले और नीचे बेसमेंट में बने डाइनिंग हॉल में जाने के लिए लिफ्ट में नीचे आया। लिफ्ट में उसने बेसमेंट का बटन दबाने के बजाय ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट हॉल के दरवाजे के सामने आकर रुकी। वह तुरंत बाहर निकलकर रोड क्रॉस करके बगीचे में पहुंचा। वहां बीच में पहुंचकर उसे हैरत हुई। वह पुतला गांधी का था, जिसके चरणों में कोई फूल रखकर गया था। काले रंग के धातु से बना गांधी बाग के बीच में बैठा था। सलीम ने पुतले के चारों तरफ चक्कर लगाया। गांधी जी ने धोती पहनी थी, कुर्ता नहीं था। नीचे तख्ती के किनारे पुतला बनाने वाले कलाकार का नाम लिखा था, फ्रेडा बेंजामिन। शनिवार के दिन शाम को सलीम अपने कमरे में सारा और खजर का इंतजार करता रहा। हॉल की ओर से 6:45 से 6:45 तक रात का खाना खिलाया जाता था।
सलीम ने सोचा वह दोनों को खाने के लिए आग्रह करेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर से फ्रूट जूस का डब्बा भी ले आया था। अभी 6 भी नहीं बजे थे कि नीचे रिसेप्शन ने आगाह किया कि आपके मेहमान आ गए। सलीम नीचे जाकर उनसे मिला। वे जब सिंध में आए थे तब उसने कभी भी सारा से हाथ नहीं मिलाया था। आज सारा ने खुद हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। कमरे की ओर जाते हुए सारा ने उससे पूछा, यहाँ पहुंचने पर यहाँ के माहौल के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? साफ सुथरा मुल्क देखकर आंखों को बहुत सुकून मिला, बहुत खुश हुआ। स्कूल के उस्ताद भी अच्छे हैं, हॉस्टल भी बिल्कुल ही पास में ही मिला है। सलीम ने सरलता से अपने मन की बात सामने रखी। खजर ने कहा, आपका स्कूल भी अच्छा है, लाइब्रेरी भी ढंग की है, आपके मुल्क में बतियाई भाषा और संस्कृति पर भी सर्वोत्तम पुस्तकें संग्रहित हैं। सलीम ने बात को बदलते हुए कहा, खाने का समय हो गया है, चलो चलकर खाना खाते हैं। नहीं, हम तुम्हारे यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें खाने के लिए अपने साथ ले जाने आए। कुछ वक्त रुक कर चलते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में। खजर ने अपनेपन के साथ कहा। अच्छा तो जूस पीते हैं, कहते हुए सलीम ने प्लास्टिक के गिलास बार उन्हें जूस दी। हाँ, यहाँ किसी से मित्रता हुई है या नहीं? खजर ने उससे पूछा। हाँ, यहाँ हॉस्टल में नासिर शाह साहब खैरपुर के हैं, दूसरा लाहौर का रहवासी भी। दोनों सरकार की ओर से यहाँ पढ़ने आए, भले लोग हैं, दोस्ती हो गई है। एकांत का एहसास नहीं होता। एक सिख भी दोस्त बना है, मनप्रीत सिंह बादल, बिल्कुल बादल की तरह ठंडी छांव देता हुआ, मन को भाता हुआ। स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है? अब सारा ने सवाल किया। सच पूछे तो पहले दिन वाले लेक्चर में तो कुछ समझ में नहीं आया, अब आना शुरू हुआ है। किताब भी पढ़ने के सुझाव दिए गए, 2-3 कक्ष के विद्यार्थी भी मदद कर रहे हैं। हर कक्षा में अलग अलग कक्ष की लड़कियां हैं। एक है जूली, वो अंग्रेज है, ओ डियर बार बार कहती है, मुझसे बड़ा स्नेह है। दूसरी है हांगकांग की छोई यंगचेन, उसे तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं आती। उसे कहा गया है कि पहले अंग्रेजी भाषा सीख ले। एक इंडोनेशिया से आया है, मलयालम, बहुत ही भला मानुस है, अपने मुल्क में अंग्रेजी का लेक्चरर है। सिंगापुर से भी लिसानियत का कोर्स किया है, अच्छी खासी जानकारी रखता है, मेरे साथ भी घुल मिल गया है। 5वां है जापानी सातो, पूरा नाम यासुहेदी सातो, बहुत खामोश रहता है पर है बहुत होशियार। वैसे हमारे कई जनरल लेक्चर भी होते हैं जिसमें अनेक विद्यार्थी शामिल होते हैं और पढ़ाने वाले भी सीनियर प्रोफेसर हैं। कोर्स बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ाते हैं, होमवर्क का बोझ भी काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारे स्कूल में मैंने भी 3 बार खाना खाया है, खाना अच्छा है और सस्ता भी। मैं स्कूल में अक्सर आती हूँ और कॉफ़ी शॉप में भी सैंडविच वगैरह अच्छे मिलते हैं। भूख कम होती है तो कॉफ़ी शॉप में जाती हूँ, नहीं तो यहीं पर खाना खाती हूँ, सारा ने बताया। खजर ने कहा, हम तुम्हें दावत देने आए हैं, तुम किसी वीकेंड पर विंडसर आओ तो हम तुम्हें पूरी तरह घुमाएं। महल भी है, विक्टोरिया वाटर्स भी है, और हाँ, अपना वाला कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ हॉलवे भी दिखाऊंगा। जरूर आऊँगा, सलीम ने कहा। पहले आपको सूचित करूंगा, फिर चला आऊँगा। खजर ने हिदायती नमूने से कहा, वाटरलू स्टेशन से विंडसर के लिए ट्रेन मिलेगी, स्टेशन पर हम तुम्हें लेने आएंगे। सलीम ने सोचा किसी मौके पर विंडसर जरूर जाना है। उस दिन उन तीनों ने मिलकर टॉटनहम कोर्ट रोड पर एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद वे अपनी कार से विंडसर की ओर रवाना हुए। सलीम स्कूल की लाइब्रेरी के उस हिस्से में बैठा था जहाँ लसानियत और कानून की किताबें रखी हुई थी। माहौल बिल्कुल शांत था, उस तरफ लोगों का आना जाना ना के बराबर था। सलीम पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि बड़े टेबल के उस छोर पर कोई आकर बैठ गया। आंखें किताब से हटाकर सलीम ने देखा तो सामने ही एक लड़की बैठी पुस्तक पढ़ रही थी। लड़की ने भी उसकी ओर देखा और फिर पढ़ने में व्यस्त हो गई। काफी देर की खामोशी के बाद सलीम ने लड़की से पूछा, आप कहाँ से आई? शायद सहजता से यह पूछ बैठा कि लड़की के नाक नक्श एशियन से लगे। उसके बाद थोड़े लच्छेदार, रंग गोरा, कद ठीक ठाक था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, ऊपर से स्वेटर। अभी तो ब्रिटानिया के हैं और यहीं की नागरिकता बहुत सालों से है। उसने अंग्रेजों के अंदाज में बात की। यहाँ क्या पढ़ रही है? यहाँ कानून की डिग्री के लिए पढ़ रही है। आप कहाँ से आए हैं? और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं?
मैं पाकिस्तान से आया हूँ लसानियत में डिग्री कोर्स करने, वहाँ मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ। किस्मत ने यहाँ मुझे विद्यार्थी बनाकर भेजा है। मेरा नाम सलीम कुरैशी है और आपका? पायल। नाम सुनकर सलीम के कानों में घुंघरू बजने लगे। इतना सुंदर और प्यारा नाम किसने रखा है? मम्मा ने नाम रखा है। वह मैनचेस्टर में एशियन डांस स्कूल चलाती है और कथक डांस में खास माहिर है। फिर तो आप भी नाचती होंगी? नहीं, मुझे मम्मा ने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू में थोड़ा डांस किया था पर उसे अपना कैरियर नहीं बनाया। सलीम और पायल बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। वहाँ कोई तीसरा था भी नहीं तो लाइब्रेरी में इतना भी बात नहीं कर सकते। पायल उठकर और पुस्तकें ले आई। टेबल पर उन्हें रखते कहा, दक्षिण एशिया में औरतों को अपने मजहबों ने जैसे जीवन गुजारने की इजाजत दी है, पर प्रशासन उन्हें उस हद तक आज़ादी देने की बात नहीं करता। आपका क्या विचार है? दरअसल यह एक विषय मेरी असाइनमेंट का है जिस पर मैं आजकल काम कर रही हूँ। मर्द को प्राबल्य हासिल है, औरत छाल की चक्की में पिस जाती है तो भी उफ नहीं करती। अब कुछ औरतें जागृत हुई हैं, वो औरों को राह दिखा रही है, कानून तौर पर भी मदद कर रही है, खुद भी वकील है। इसलिए मिडिल क्लास में थोड़ा पढ़ी हुई औरतों में जागरूकता आई है। आप कभी वहाँ गई हैं? नहीं, मैं कभी भी नहीं गई हूँ, पर मुझे वहाँ के औरत मर्द और सारी सार्वजनिक जीवन की हालत की पूर्ण खबर है, तभी तो यह विषय लिया है। पायल की काली आंखें, काली बाहें, दमकती पेशानी सलीम को घायल करने के लिए काफी थी। उसका चमकता हुआ चेहरा हृदय में बस गया था। लाइब्रेरी में धीरे से चलने का लुभावना अंदाज उसे बहुत भाया। पायल काम में व्यस्त थी। गालों पर बालों की गिरती लटें वह बार बार अपने हाथ से हटाती रही। सलीम रह रहकर उसे निहारता रहा और अपना काम भी करता रहा। लंच के समय दोनों उठे। बाहर निकलकर सलीम ने पायल को खाना साथ खाने की दावत दी। पायल ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने एक सहेली को समय दे रखा है, खाना भी उसके पास ही। ऐसा कहते पायल और सलीम फिर मिलने की उम्मीद का इजहार करते हुए अपनी अपनी राह चले। स्वास्थ्य के कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी, कॉफी शॉप या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनियन और डिलन्स बुक शॉप पर पायल और सलीम की मुख्तसिर हेलो आए होती रही। एक दूसरे की तरफ चाहत भरे ख्यालों की लेन देन और आखिर में बाय बाय गुड बाय कहते रहे। उन दिनों पंकज उदास आए हुए थे और वेम्बली एरिना में जाने के प्रोग्राम की सूचना मिली। संगीत के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। टिकटें कुछ महंगी जरूर थी, पर अपने सिख दोस्त मनप्रीत सिंह बादल को कहकर उसने 2 टिकटें खरीद ली। सलीम ने पायल को लिख भेजा, प्यारी पायल, पंकज उदास के संगीत का प्रोग्राम वतन से चिट्ठी आई है। आगामी 28 तारीख को वेम्बली एरिना में है। मैंने अपनी और तुम्हारी 2 टिकटें ले ली। मैं चाहता हूँ कि हम यह प्रोग्राम साथ में देखें। उम्मीद है कि 28 से पहले इस चिट्ठी का जवाब जरूर दोगे। तुम्हारा खैर ख्वाह सलीम। सलीम खत बंद करके कानून वाले विभाग के ताकों में चपकमंद दीवानसे में चवले ताक में रखा गया। हर विद्यार्थी विभाग के चपक हमदी समय में अपनी डाक करीब हर रोज देखता था। सलीम को विश्वास था कि 1-2 दिनों में चिट्ठी पायल को मिल जाएगी। वैसे ही जवाब लिखकर उसके विभाग वाले ताक पे रख जाएगी। काफी दिनों के बाद सलीम को पायल का जवाब मिला। उसने लिखा था, प्यारे सलीम, तुम्हारी प्यार भरी ऑफर मुझे मिली, पर अफसोस कि 28 तारीख को मैं मैनचेस्टर जा रही हूँ। 2-4 दिन मम्मा के पास रहूंगी। माफी चाहती हूँ। स्नेह के साथ, पायल। खत पढ़ते ही सलीम को काफी दुख हुआ। पंकज का प्रोग्राम वह दोस्तों के साथ देख रहा है। पायल की बेरुखी को भुलाने की कोशिश करता रहा। एक दिन पायल उसे कॉफी शॉप में मिल गई। वह कॉफी पी रही थी। मुस्कुराकर सलीम से मिली। सलीम अपने लिए चाय का कप ले आया। कॉफी शॉप में ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे। पायल ने बात शुरू की, पंकज उदास का प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो निहायत अच्छा था, लोग भी बहुत आए थे। वह गाना लोगों को बहुत भाया, चिट्ठी आई वाला, पर तुम नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सलीम, तुम और मैं ऐसी तहजीजों से वास्ता रखते हैं जो आपस में मिल नहीं सकती। पायल ने कहा, तो क्या हुआ, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। सलीम, यह मत भूल जाना कि मुझे
हर तरह की आज़ादी हासिल है, पर न जाने क्यों तुम्हें दोस्त बनाते हुए खौफ लगता है। सलीम ने जवाब में कहा, पायल, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। तुम्हें ऐसी बेबुनियाद बातों पर सोचना नहीं चाहिए। यही तो इस जग की कड़वी हकीकतें हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, पायल ने सफाई देते हुए कहा। सलीम को मायूसी हुई। शायद वह इस तरह नहीं सोचता। उसके दिल में पायल के लिए जो उल्फत पैदा हुई थी, उसका दुखद अंजाम वह आंखों से देख रहा था। उसे संशय नहीं बल्कि विश्वास हो गया कि वह पायल के दिल में स्थान नहीं बना पाएगा। ऐसी चाहत से और कुछ नहीं, सिर्फ दर्द ही दर्द मिल सकता था। उसने ऐसे दर्द की पीड़ा को सहने का इरादा कर लिया। कॉफी पीकर पायल किताबों का थैला कंधे पर लटकाते हुए कुर्सी से उठकर जाने लगी, यह कहते हुए, सलीम, मैं आने वाले टर्म में स्वास्थ्य से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। सलीम इस बात की तह तक पहुंच चुका था कि अब पायल के रास्ते चलते भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यह किस्सा यही खत्म समझना चाहिए। सलीम ने कुर्सी से उठते कहा, बाय बाय, गुड बाय। सलीम ने पायल की ओर एक स्नेह भरा हाथ बढ़ाया था, जिसका अंजाम वह बेदर्दी के साथ दे रही थी। इस बात का सलीम को जाने कितने दिन अरमान और अफसोस रहा। वह अपने दिल को तसल्ली देता रहा कि शायद उसके नसीब में वही दर्द लिखा था जिसे बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा न था। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।